हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभम कुमार ठाकुर। ज्यूरिस्प्रूडेंस अब हम शुरू करेंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस में स्कूल्स अब हम शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस के इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल। ये स्कूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हिस्टोरिकल स्कूल का ये मानना है कि लॉ इज़ फाउंड नॉट मेड। लॉ हमें मिला है, हमने उसे बनाया नहीं है। जो बेसिक प्रिजम्पशन हिस्टोरिकल स्कूल का है वो ये कि सोसाइटी और लॉ के बीच में एक लिंक होता है। लॉ सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग ही ग्रो करता है। दूसरी चीज़ जो हिस्टोरिकल लॉ मानता है वो ये कि जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं, जो आज के तारीख में हम लॉ देख रहे हैं, वो जनरेट हुए हैं और वो इवॉल्व हुए हैं जो हिस्ट्री में हमारा लॉ था, जो कस्टमरी लॉ था, जो पहले लॉ एग्जिस्ट करता था, उसी के अकॉर्डिंग आज के डेट में हमारे लॉ ग्रो हुए हैं। इसका एक मैक्सिम है, उबी सोसाइटस इबी लेक्स, वेयर देयर इज़ सोसाइटी देयर इज़ लॉ। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट के बारे में जानेंगे कि हिस्टोरिकल लॉ में कौन कौन से जूरिस्ट थे और उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। तो सबसे पहले जूरिस्ट आते हैं मोंटेस्क्यू। इन्हें फर्स्ट जूरिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी बोला जाता है। इन्होंने अपनी एक बुक दी थी एस्पिरिट डे लॉ, जिसे हम इंग्लिश में स्पिरिट ऑफ द लॉ भी बोलते हैं। इसमें इन्होंने कहा था कि ऑल लॉ शुड हैव द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन। जितने भी लॉ बनते हैं उनका जो बेसिक, उनका जो फाउंडेशन होना चाहिए वो हिस्ट्री होना चाहिए। जैसे लॉ पहले थे उन्हीं को देखो और आज की तारीख में लॉ बनाओ। ये उन्होंने स्पिरिट ऑफ द लॉज में कहा था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखी है, तो मोंटेस्क्यू ने लिखी है। तो मोंटेस्क्यू एम्फेसाइज करते हैं लॉज ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय इट्स नेशनल कैरेक्टर एंड मस्ट बेयर रिलेशन टू द क्लाइमेट ऑफ ईच कंट्री। एक जो लॉ होता है उसमें एक कंट्री का नेशनल कैरेक्टर दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और उन्होंने बोला कि जो एक लॉ है वो कंट्री टू कंट्री चेंज होगा, वो हर एक कंट्री में सेम नहीं रहेगा। क्लाइमेट ऑफ ईच कंट्री के अकॉर्डिंग लॉ चेंज होगा। तो इस पर इन्होंने एम्फेसाइज किया था। उसके बाद आते हैं बुर्के। तो बुर्के बोलते हैं अतीत से सीखो, लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो उनका कहने का मतलब ये था कि लॉ सडनली एकदम एग्जिस्टेंस में नहीं आता, ये एक प्रोसेस है। लॉ एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट है जनरल और ग्रेजुअल और ऑर्गेनिक प्रोसेस का। लॉ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। तो बुर्के ने इतनी बात की थी। अब हमारे सेविग्नी, हमारे मोंटेस्क्यू, ये सब जर्मनी से रिलेट करते हैं, जर्मनी से थे ये। तो जर्मनी से ही हिस्टोरिकल स्कूल शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म भी होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जर्मनी सेट टू बी द क्रेडल ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। शमशान बोला जाता है हिस्टोरिकल स्कूल को, हिस्टोरिकल स्कूल का जर्मनी को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाँ। तो इसमें आंसर जर्मनी होगा। फिर आते हैं पुछता। तो ये सपोर्टर थे सेविग्नी के। इन्होंने बोला ना स्टेट की वजह से ना पीपल की वजह से एक जो लॉ जनरेट होता है वो तब होता है जब एक जनरल विल इंडिविजुअल विल से क्लैश करती है, इंडिविजुअल विल जनरल विल से क्लैश करती हैं। इनका मतलब कहने का ये था, ना ही कोई एक स्टेट लॉ लेके आता है, ना ही कोई पीपल लॉ लेके आता है। अब लॉ कैसे आएगा? जब एक इंसान है वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी तक वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, गुड। बट एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आता है जब वो अपने लॉ को एक्सरसाइज करते करते, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते करते दूसरे के राइट्स को वायलेट कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाती है बात, एक इंडिविजुअल विल जब क्लैश करती है जनरल विल के साथ, तो वहाँ पे लॉ का जनरेट होता है, लॉ पिक्चर में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है। तो इन्होंने क्या बोला था, नीदर द स्टेट नॉर द पीपल अलोन आर अ सोर्स ऑफ लॉ, but law comes into existence as a result of conflict between general and individual will। इन्होंने दो मैक्सिम्स दिए थे, कॉजा इंस्ट्रूमेंटालिस और कॉजा प्रिंसिपैलिस। इसका मतलब यही है, जनरल विल और इंडिविजुअल विल। तो रिस्पेक्टिवली कॉजा इंस्ट्रूमेंटालिस पीपल से रिलेट करते हैं और कॉजा प्रिंसिपैलिस लॉ से। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल स्कूल के, सेविग्नी, जिन्हें हम फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी बोलते हैं। तो ये आए, इन्होंने आते ही क्या बोला, लॉ इज़ नॉट अ लाइफलेस आर्टिफिशियल मैकेनिकल डिवाइस। लॉ कोई आर्टिफिशियल मैकेनिकल डिवाइस नहीं है जिसमें कोई लाइफ नहीं है। लॉ किसी भी कंट्री के साथ ही पैदा होता है, उसी के साथ बड़ा होता है, और जैसे उस कंट्री का नेशनल कैरेक्टर मरता है तो वहाँ का लॉ भी मर जाता है। तो सेविग्नी ने आते ही ये बात बोली थी।
अब क्योंकि उन्होंने बोली थी कि लॉ पैदा होता है, बड़ा होता है, मरता है, मतलब लॉ में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ग्रोथ होती है। तो और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी? अगर जो आप साइंस को रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा, बायोलॉजी में डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसी वजह से उन्हें डार्विनियन बिफोर डार्विन कहा जाता है। ये बहुत एक प्यारा क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, कि डार्विनियन बिफोर डार्विन किसे कहा जाता है? तो सेविग्नी को कहा जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी थी वॉर्म बिरफ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन द वोकेशन, जिसमें इन्होंने बताया था नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लॉ वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिट ऑफ द पीपल हु हैव इवॉल्व्ड इट। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसमें पीपल हैं, वो एक ग्रेजुअली विद टाइम इवॉल्व कर रहे हैं अपने लॉ को। तो अगर जो आप उस कंट्री के लॉ को पढ़ते हैं या उस कंट्री के लॉ को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने खुद को इवॉल्व किया है और अपने लॉ को इवॉल्व किया है। तो लॉ रिफ्लेक्ट करेगा किसको? उनके एवोल्यूशन को। तो यही बात उन्होंने वॉर्म बिरफ में बोली थी। तो वॉर्म बिरफ भी एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वॉर्म बिरफ किसने लिखी थी? सेविग्नी ने। अब ये भी एक मतलब सेविग्नी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि वॉकजिस थ्योरी पूछ लेते हैं, किसने दिए हैं? तो वो सेविग्नी ने दिए हैं। गाइज मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे हर लाइन से एक क्वेश्चन बनता है। ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके बनाए हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उन्हें एनालाइज करके बनाया है, और जितने भी इम्पोर्टेंस एरिया हैं उनको देख के मैंने हिस्टोरिकल स्कूल के ये नोट्स बनाए हैं। इसमें से बहुत ही कम चांसेस हैं कि इन नोट्स में से बाहर आए हिस्टोरिकल लॉ का क्वेश्चन, तो इसकी एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। तो वॉक जिस्ट का मतलब क्या होता है? जनरल विल ऑफ द पीपल। तो इसमें सेविग्नी क्या बोलते हैं? लॉ हैज़ इट्स सोर्स इन द जनरल और कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय ट्रेसिंग देयर हिस्ट्री। तो वो जिसमें उन्होंने बोला था कि जनरल और कॉमन कॉन्शियसनेस मतलब जनरल विल ऑफ द पीपल ही क्या है? रीज़न है लॉ के एग्जिस्टेंस का। और अगर जो आपको लॉ को जानना है तो वहाँ की हिस्ट्री को जानिए। फिर आते हैं सेविग्नी के कहे हुए कुछ वन लाइनर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सीधे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे फ्रेंड्स तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट स्टेटमेंट आते हैं और सीधे सीधा आपसे पूछ लिया जाता है। इसीलिए मैंने कंपाइल करके एक जगह लिख दिया है ताकि आपके लिए आसान रहे और आप अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी से भी याद कर सके कि हाँ ये इस पेज के यहाँ पे लिखा हुआ था और ये सेविग्नी ने कहा था। तो गाइस ध्यान से पढ़ना है। फिर से आ जाते हैं, लॉ इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मैंस फ्री विल, सेविग्नी ने कहा। लॉ हैज़ अ नेशनल कैरेक्टर, सेविग्नी अगेन। लॉ इज़ अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ, सेविग्नी अगेन। अब इनकी बातों को, सेविग्नी की बातों को हमने एक जगह कंपाइल करके एसेंस निकाल दिया, उनका निचोड़ निकाल दिया। तो क्या बोलते हैं सेविग्नी कि लॉ, लैंग्वेज, कस्टम एंड गवर्नमेंट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। उन्होंने बोला लॉ ग्रोज विद अ नेशन, इंक्रीज विद इट एंड डाइज एट इट्स डिसोल्यूशन। इसी वजह से सेविग्नी को क्या डार्विनियन ऑफ द डार्विन बोला जाता है। लॉ हैज़ नॉट अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वेरीज विद पीपल एंड एजेस। ऑब्वियसली अलग अलग एजेस और अलग अलग पीपल के साथ लॉ की वैलिडिटी भी चेंज होगी। लॉ एक जगह जैसा है यूनिवर्सली उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। ये बात सेविग्नी ने ही कही थी। अब अच्छा, वो लॉयर्स के बारे में क्या बोलते थे? लॉयर्स आर वॉइसेस ऑफ पॉपुलर कॉन्शियसनेस, एक जनरल विल को रिफ्लेक्ट करने वाली वॉइस लॉयर्स की वॉइस होती है। और लॉयर का काम क्या है? मोल्ड करना लॉ को। अब यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव वर्ड यूज़ किया है, मोल्ड करना। तो लॉयर्स का काम क्या है? मोल्ड करना लॉ को। फिर आ जाते हैं वर्कजिस्ट का मतलब वही कि जनरल विल ऑफ द पीपल। तो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द स्पिरिट ऑफ पीपल। तो यहाँ पे हमारा हिस्टोरिकल स्कूल ख़त्म होता है, लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल को कंपेयर करने वाले आए थे। उन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल को एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के साथ किस तरीके से कंपेयर किया, और ये किसने किया? सर हेनरी मेन ने। तो उनके मेथड को हम बोलते हैं हिस्टोरिक कंपैरेटिव मेथड या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड। तो सर हेनरी मेन आते हैं, वो बोलते हैं कि हिस्ट्री को यूज़ करो, लेकिन किस काम के लिए? सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने के लिए कि पुराने समय में किस तरह के लॉ एग्जिस्ट करते थे। इसलिए बिल्कुल मत करो कि आगे आने वाले टाइम में तुम किस तरह के लॉ बनाओगे। तो ये कहना किसका था? एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल का कहना था, सर हेनरी मेन का कहना था। लेकिन हमने क्या देखा? हिस्टोरिकल स्कूल दोनों कामों के लिए यूज़ करता था हिस्ट्री को। लॉ पहले कैसा था ये जानने के लिए भी, और आगे लॉ कैसा बनेगा इसके लिए भी, दोनों के लिए वो हिस्ट्री को यूज़ करता था। तो यहाँ पे सर हेनरी मेन्स ने इस चीज़ को नकार दिया। अब सर हेनरी मेन जो थे वो फेवर में थे कोडिफिकेशन के, लेकिन
सेविग्नी हमारे कोडिफिकेशन के फेवर में नहीं थे। सेविग्नी का मानना ये था कि अगर जो हमने लॉ को कोडिफाई कर दिया तो हमने उसे स्टैटिक बना दिया, वो जू का तू रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता सोसाइटी के ग्रोथ के साथ। और अगर जो हम स्टार्ट करें, रिकॉल करें कि हिस्टोरिकल स्कूल जैसे स्टार्ट हुआ था उसमें क्या था कि सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से ही लॉ बनना चाहिए। तो यहाँ पे सेविग्नी ने इसी वजह से कोडिफिकेशन ऑफ लॉ को क्या किया, अपोज़ किया। लेकिन सर हेनरी मेन ने क्या किया, उन्होंने बोला हिस्ट्री को यूज़ करो, बिल्कुल करो, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, नॉट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग लॉ फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पे उन्होंने कोडिफिकेशन को फेवर किया। अब सर हेनरी मेन्स ने 4 स्टेजेस बताए हैं डेवलपमेंट ऑफ लॉ को लेके। तो सर हेनरी मेन का कहना यह था कि बिल्कुल सही बात है, लॉ डेवलप होता है सोसाइटी के साथ, तो वो 4 स्टेजेस में डेवलप होगा। अब हम वो 4 स्टेजेस देखेंगे। पहला स्टेज, लॉ मेड बाय द कमांड ऑफ द रूलर। तो यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हैं कि ऑस्टिन ने क्या कहा था, लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शन। तो मतलब जैसे ही रूलर मतलब सॉवरेन एक कोई कमांड देगा वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कमांड इनटू कस्टमरी लॉ। उस कमांड को हम एक स्टेटस दे देंगे लॉ का कि ये लॉ चलता आ रहा है और यही हमारा लॉ है, यही हमारा कानून है, रूल है और इसे हम फॉलो करेंगे। बेसिकली एक स्टेटस दे देना लॉ को, एक स्टेटस दे देना लॉ का। तो पहला स्टेज जिसमें एक कमांड दी गई, दूसरा स्टेज जिसमें उस कमांड को एज अ लॉ का स्टेटस दे दिया गया, तीसरा स्टेज उसका इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको लागू करना, और चौथा स्टेज उसको कोडिफाई करना। अब सर हेनरी मेन्स ने ये बोला कि वो सोसाइटी जो केवल इस 4 स्टेजेस को कंप्लीट करती हैं और वहीं तक रहती हैं उसे हम कहेंगे स्टैटिक सोसाइटी, वो स्टैटिक सोसाइटी है। लेकिन जो सोसाइटी इस 4th स्टेज को पार करके डेवलपमेंट के प्रोसेस पे निकल जाती हैं उसे हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, स्टैटिक सोसाइटी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी का कंसेप्ट किसने दिया था? सर हेनरी मेन्स ने दिया था, सर हेनरी मेन ने दिया था। उसके बाद अब क्या बोलते हैं सर हेनरी मेन, द मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज़ बीन मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। और जो मेज़रमेंट करते हैं हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी का, जैसे ही वो सोसाइटी 4th स्टेज को पार करती हैं और आगे प्रोग्रेस पे निकल जाती हैं, डेवलपमेंट पे निकल जाती हैं, तो उसको मेज़र जो हम करते हैं उसको किस तरह से करते हैं कि वो स्टेटस से निकल के कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एक क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है, तो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी किसने दी है? तो सर हेनरी मेन ने दी है। लेजिस्फेयर, यहाँ पे ये लेजिस्फेयर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इन इकोनॉमिक फील्ड। अब लेजिस्फेयर को आपको याद रखना है, इस तरह से मीनिंग भी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, इसलिए मैंने नोट डाल के यहाँ पे लिख दिया है लेजिस्फेयर का मतलब। अब जैसे ही सोसाइटी 4th स्टेज को पार करके प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनेगी और डेवलपमेंट के फेज़ पे जाएगी, तो वहाँ पे इकोनॉमिक फील्ड में फ्रीडम दी जाएगी इंडिविजुअल को। मतलब आपके लिए एक एम्बिट बना दिया गया है और आपके लिए एक रेगुलेशन बना दी गई है, और इस तरीके से आप देखिए कि आपको एक ग्राउंड दे दिया गया है, आप उस पर किसी तरीके से खेलिए, यू आर द प्लेयर एंड यू हैव ऑल द फ्रीडम टू प्ले अकॉर्डिंग टू योर विल, बट द रेगुलेशन इज़ मेड बाय द सॉवरेन और द गवर्नमेंट। तो यही बात है हिस्टोरिकल स्कूल की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एक एक लाइन अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ने के बाद आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर किसी भी एक मॉक टेस्ट को लगा के आप देख सकते हैं, या फिर अगर जो आपके पास ज्यूरिस्प्रूडेंस के कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो उसे भी आप अटैम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है और आपका हिस्टोरिकल स्कूल हो चुका है। तो गाइज़ फिर से मैं बोलना चाहूँगा 25 से बैच स्टार्ट हो रहा है, जो भी इंटरेस्टेड है एनरोल करिए और 3 मंथ्स में आपके नेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, थैंक यू गाइज़।